First chapter is almost complete of nuclear and particle physics. So we are here starting with the second chapter of nuclear physics, that is your nuclear models. Since we know that neutrons and protons are constituents of the nucleus, and nucleus has certain characteristics. लास्ट लेक्चर्स में या लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उस न्यूक्लियस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें न्यूक्लियस के होते हैं। तो न्यूक्लियस की एक कांस्टेंट डेंसिटी होती है। जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस हैं, तो प्लूरल फॉर्म में जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, तो सभी न्यूक्लियाई की एक कांस्टेंट डेंसिटी हमारे पास होती है, फिक्स डेंसिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक न्यूक्लियस की डेंसिटी कुछ और है या दूसरे न्यूक्लियस की डेंसिटी कुछ और है। कोई भी न्यूक्लियस है, उसकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी हमारे पास होती है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूक्लियस का, वो भी हमने पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट फॉर ए रेंज ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो न्यूक्लियाई मास नंबर 20 से लेकर के 140 तक की रेंज में हमारे पास आते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास कांस्टेंट होती है, और जनरली वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होती है। और जो हमारे पास न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के केस में हम फ्यूजन भी देखते हैं और फ्यूज़न भी देखते हैं। तो जैसे यूरेनियम 235 को हम लेते हैं, तो जो हमारे पास थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो थर्मल न्यूट्रॉन्स जो है जब हम इंसिडेंट करते हैं यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो न्यूक्लियस हमारा जो ब्रेक हो जाता है, या मतलब उसमें फ्यूजन होता है। तो इस तरह का फ्यूजन जो रिएक्शन है, वो फ्यूजन रिएक्शन मतलब किसी न्यूक्लियस के टूटने को हम फ्यूजन बोलते हैं। वो हमें बहुत सारे ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिन न्यूक्लियस में होते हैं, तो उनमें फ्यूजन हमें जो है देखने को मिलता है। तो फ्यूजन और फ्यूजन की बात हम रेडिएशन सेफ्टी में भी करेंगे, और साथ में जो हमारे लास्ट वाले चैप्टर हैं उनमें भी आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2 चैप्टर न्यूक्लियर के और हमारे पास 2 चैप्टर रेडिएशन सेफ्टी के कॉमन हैं। तो जो न्यूक्लियाई हमारे पास जिनमें 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन होते हैं इतने, या तो प्रोटॉन होते हैं इतने, या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों भी हो सकते हैं। तो जिनमें इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं या दोनों ही होते हैं, वो न्यूक्लियस जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूक्लियाई। तो ये भी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। और न्यूक्लियस जो स्टेबिलिटी गेन करता है, उसके लिए गेन करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो है ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। तो एक्सेस n-z का मतलब है कि z से हमारे पास जो n जो है डिफरेंट होते हैं, तो n अगर ज़्यादा है तो n-z को हम एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन बोल देते हैं। n न्यूट्रॉन है और z हमारे पास प्रोटॉन है। तो z से कितने ज़्यादा न्यूट्रॉन हैं, वो न्यूक्लियस के केस में हमें देखने को मिलता है। और हमने देखा हुआ है कि जो हमारे पास जिनका एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है और वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, तो उनमें एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं, ताकि वो प्रोटॉन की रिपल्सन को कम कर सके, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अटैक करता है बाई न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी अटैक करता है। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, तो उस रिपल्सन से न्यूक्लियस डिसरप्ट हो सकता है। तो उस डिसरप्शन को अवॉइड करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का होना जो ज़रूरी होता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई में ज़्यादा हमारे पास होते हैं। लेकिन जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, जिनका मास नंबर कम होता है, तो वहाँ पे n लगभग z के बराबर होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो न्यूक्लियस को समझने के लिए, न्यूक्लियस के बारे में समझने के लिए
जो है डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए और उन मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही हम जो है डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन बोलता है कि कोई भी मॉडल एट ए पर्टिकुलर टाइम हमारे पास पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। एक मॉडल किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है तो दूसरा किसी दूसरी प्रॉपर्टी को न्यूक्लियस की डिस्क्राइब करता है। तो न्यूक्लियस के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। जैसे हम सेल मॉडल्स की बात करें, जैसे हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करें, तो हर एक मॉडल कुछ करेक्टरिस्टिक्स ही डिस्कस कर पाता है, लेकिन कई दूसरे करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब जब हम करते हैं तो उनमें वो एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे एक लिक्विड की ड्रॉप हमारे पास होती है तो उसके साथ न्यूक्लियस की एनालॉजीज देखेंगे, सिमिलरिटी देखेंगे कि जैसे एक लिक्विड ड्रॉप होती है स्फीरिकल शेप की होती है, वैसे ही हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, वो भी स्फीरिकल शेप का होता है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हमारे पास होते हैं, लेकिन लिक्विड ड्रॉप के अंदर हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस सिमिलरिटी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर अज्यूम टू बिहेव लाइक ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिक्विड ऑफ वेरी हाई डेंसिटी। तो जैसे हमारे पास किसी लिक्विड की ड्रॉप होती है, वैसे हम न्यूक्लियस को एक ड्रॉप मान के चलते हैं, और उस केस में जो कोई लिक्विड है उसकी अपनी एक डेंसिटी होती है, लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियस है अगर हम उसको भी लिक्विड ड्रॉप की तरह ट्रीट करते हैं तो हमें बोलते हैं कि इस लिक्विड जो हमारे पास न्यूक्लियस की ड्रॉप है या न्यूक्लियस है उसकी अपनी एक डेंसिटी होती है और वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ वेरी हाई डेंसिटी भी बोलते हैं। मतलब ऐसी ड्रॉप जिसको कि हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियस एक ऐसी ड्रॉप की तरह हमारे पास होता है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल हमारे पास होती है, और जिसकी डेंसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास होती है। तो जैसे कि लिक्विड ड्रॉप में हमारे पास एक सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन फोर्स होती है, और वो सरफेस टेंशन क्या करती है, न्यूक्लियस को स्फीरिकल स्ट्रक्चर या शेप जो है प्रोवाइड करवाती है। तो लिक्विड ड्रॉप की स्फीरिकल शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन होती है। सरफेस टेंशन की वजह से ही न्यूक्लियस जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स जो है स्फीरिकल शेप गेन करते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। तो न्यूक्लियस को भी हम इसी तरह से मानते हैं कि न्यूक्लियस की जो स्फीरिकल शेप है दैट इज ड्यू टू सम अट्रैक्टिव फोर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस टेंशन। तो जैसे सरफेस टेंशन की केस में सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सेंटर की तरफ हमारे पास जो अट्रैक्ट होते हैं, तो वैसे ही न्यूक्लियर फोर्स के केस में, न्यूक्लियस के केस में जो सारे न्यूक्लियॉन्स हैं वो भी एक फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स का यहाँ पे नाम देते हैं कि जैसे न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास न्यूक्लियॉन्स के बीच में है, उसी तरह से सरफेस टेंशन हमारे पास होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो हमने लास्ट चैप्टर में निकाला हुआ है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है R=R0e⁻⁴ तो R0 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 1.2 के आसपास हमारे फर्मी के आसपास हमारे पास होती है, और ए हमारे पास जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए होता है Z+N। तो इसलिए किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस हम निकाल सकते हैं अगर हमें उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता है, और R0 जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है। और जो न्यूक्लियस की स्फीरिकल ड्रॉप की हमारे पास जो डेंसिटी होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। वो डेंसिटी वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करती जो किसी स्फीरिकल ड्रॉप की हमारे पास डेंसिटी होती है। इट इज़ मच डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द लिक्विड। तो वो किस पे डिपेंड करती है कि लिक्विड हमारे पास जो है कौन सा लिया है। तो लिक्विड अगर हमारे पास वाटर है तो उसकी डेंसिटी कुछ और होगी,
और अगर हमारे पास वायल है तो वायल की जो ड्रॉप होगी उसकी डेंसिटी कुछ और होगी। तो हमने कौन सा लिक्विड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास उस लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी हमारे पास होती है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो बोलता है न्यूक्लियर डेंसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम हमारे पास होती है। चाहे कोई न्यूक्लियस बड़ा है साइज़ में, कोई छोटा है, लेकिन उसके वॉल्यूम पे न्यूक्लियर डेंसिटी हमारे पास जो डिपेंड नहीं करती है। लेकिन ये जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर है ये सभी न्यूक्लियाई की हमारे पास सेम होती है। चाहे हम एक टाइप का न्यूक्लियाई लें, चाहे हम दूसरे टाइप का न्यूक्लियस लें, तो सब न्यूक्लियाई में हम बोलते हैं कि 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही न्यूक्लियस की डेंसिटी हमारे पास होती है। और इस न्यूक्लियर डेंसिटी की हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और लिक्विड ड्रॉप में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रैंडम मोशन में मूव करते हैं ड्रॉप के अंदर। तो उसी तरह से अगर हम इसी एनालॉगी को कंसीडर करें, जैसे लिक्विड ड्रॉप के अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो वो भी हमारे पास जो उस ड्रॉप के अंदर, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियॉन जो है मूव करते हैं। और जैसे कि हमारे पास किसी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल एवेपोरेट करते हैं, उसी तरह से जब हम किसी न्यूक्लियस को एनर्जी देते हैं तो उसके जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी एक तरह से हमारे पास जो है एवेपोरेट होने की कोशिश करते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी हम न्यूक्लियॉन्स को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि वो भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर मूव करते हैं। और अगर हम किसी लिक्विड ड्रॉप को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल एवेपोरेट होते हैं। उस तरह से अगर हम किसी लिक्विड ड्रॉप को एनर्जी देते हैं तो वो न्यूक्लियस हमारे पास जो टूट जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स उसमें से हमारे पास जो है एक तरह से हम उनको अलग कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास किसी न्यूक्लियस में से अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल भी एक तरह से न्यूक्लियॉन का ग्रुप है, तो वो किसी न्यूक्लियस से बाहर निकलता है अगर हम किसी न्यूक्लियस को एनर्जी देते हैं। तो बहुत सारी जो इस तरह के केसेस हैं जिसमें कि हम किसी न्यूक्लियस को डिसरप्ट करते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियॉन्स की एवेपोरेशन हो रही है, या न्यूक्लियॉन्स उस न्यूक्लियस से हमारे पास जो एवेपोरेट हो रहे हैं, जैसे कि एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर उसके मॉलिक्यूल जो है एवेपोरेट होंगे। तो ये जो हमारे पास मॉडल है, इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर फ्यूजन फेनोमेनन। तो ये जो हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल हम ले रहे हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन को बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। जैसे एक ड्रॉप होती है, वो ड्रॉप डिसरप्ट होती है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, या ड्रॉप टूट जाती है हमारे पास 2 पार्ट में या 4 पार्ट में, हमारे पास कोई न्यूक्लियर ड्रॉप ब्रेक हो जाती है। तो उसी तरह से हमारे पास कोई न्यूक्लियस भी हमारे पास जो ब्रेक हो जाता है, उसमें से एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास में निकलते हैं, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल है हमारे पास या बीटा पार्टिकल है हमारे पास। तो इसलिए जो फ्यूजन रिएक्शन है जहाँ पे एक न्यूक्लियस टूटता है, तो उस फ्यूजन रिएक्शन को हम इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल से डिस्कस करते हैं। और जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है। वैसे ही जैसे किसी लिक्विड में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास जो है कांस्टेंट होती है। ये भी सिमिलरिटी है कि जैसे किसी लिक्विड में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास जो कांस्टेंट होती है, उसी तरह से किसी न्यूक्लियस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम अगर बताएं तो हमारे पास क्या होती है, बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट ए यूनिट मास ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बोलता है कि हमारे पास अगर कोई लिक्विड है और उस लिक्विड को हम हीट करते हैं, तो हीट वो लिक्विड हमारे पास कितना है, हमारे पास 1 यूनिट मास का है।
तो 1 यूनिट मास के लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं और वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चला जाता है, लेकिन टेम्परेचर हम उस केस में कांस्टेंट रखते हैं, तो जितनी हमारे पास जो हीट लगेगी लिक्विड को एवेपोरेट करने में, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड की कांस्टेंट होती है। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड की कांस्टेंट होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है हमारे पास। तो ये हमारी सिमिलरिटी है वहाँ पे। और जो न्यूक्लियॉन्स हैं किसी न्यूक्लियस के स्फीरिकल एनक्लोजर के अंदर हमारे पास जो मूव करते हैं, और उसको हम न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो वो न्यूक्लियॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही मूव करेंगे, न्यूक्लियस से बाहर नहीं हमारे पास निकलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि एक पोटेंशियल बैरियर में या एक न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर के अंदर ही वो न्यूक्लियॉन हमारे पास जो मूव करते हैं, जिस तरह से एक स्फीरिकल ड्रॉप के अंदर वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं। तो ये भी सिमिलरिटी है कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन मूव करते हैं वो न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर के अंदर मूव करते हैं, जैसे एक लिक्विड के अंदर ही जो स्फीरिकल एनक्लोजर है उसके अंदर ही जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की, तो उस न्यूक्लियर फिजन को हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल से डिस्कस करते हैं। तो ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था ये बोहर एंड व्हीलर ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, और इसकी हेल्प से उन्होंने फेनोमेनन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन को भी डिस्कस किया। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाज गिवन बाय बोहर एंड व्हीलर एंड दे आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कोई भी लिक्विड होता है, अगर हम उस लिक्विड को देखें तो जब हम उस लिक्विड को एक तरह से ऑसिलेट करते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं, तो हमने क्या देखा है कि वो लिक्विड ड्रॉप वैसे तो स्फीरिकल शेप का होता है, लेकिन जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो उसकी बहुत सारी शेप्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास ऑबलेट, प्रोलेट, स्फीरिकल, तो ये हमारे पास वही शेप्स हैं। कोई इलिप्टिकल शेप है, कोई स्फीरिकल शेप है, लेकिन इलिप्टिकल शेप्स दो तरह की होती है, एक ऑबलेट, एक प्रोलेट। तो ऑबलेट, प्रोलेट, स्फीरिकल शेप हमें लिक्विड ड्रॉप की देखने को मिलती है जब हम उसको ऑसिलेट करते हैं। तो हमने देखा होगा कि जैसे हमारे पास जो पत्तों के ऊपर वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स रुके होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा हिलाएंगे, ऑसिलेट करेंगे, तो उनकी जो कभी वो स्फीरिकल शेप के होते हैं, कभी वो इलिप्टिकल शेप के हमारे पास होते हैं, मतलब इलिप्टिकल शेप के और ऑबलेट या प्रोलेट या स्फीरिकल। तो इस तरह की शेप्स हमें जो लिक्विड ड्रॉप की मिलती है। तो बोलता है कि लिक्विड ड्रॉप के केस में अगर ऐसा होता है तो न्यूक्लियस के केस में भी हमें देखने को मिलता है कि अगर हम किसी न्यूक्लियस को ऑसिलेट करेंगे तो उसकी ऑसिलेशन से उसमें भी ये शेप्स हमें सिमिलरली यहाँ पे मिलती है, क्योंकि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी आपके इसके अंदर मूव करते हैं। बोलता है द बेसिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी चेंजेस आर ऑफ सरफेस टेंशन एंड इनर्शिया। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में ये जो शेप्स यहाँ पे डिफरेंट बनती है, ये बनती है सरफेस टेंशन और इनर्शिया की वजह से। तो सरफेस टेंशन क्या करती है, न्यूक्लियस को स्फीरिकल शेप देने की कोशिश करती है। सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारे पास ये ड्रॉप है ये आप स्फीरिकल शेप गेन करती है, लेकिन जो हमारे पास इनर्शिया है मूविंग मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से ये जो स्फीरिकल शेप है ये हमारी डिसरप्ट होती है और इलिप्टिकल बनने की जो ड्रॉप है वो कोशिश करती है। तो इनर्शिया की वजह से स्फीरिकल शेप एक तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है, हमें इलिप्टिकल शेप मिलती है, लेकिन जो हमारे पास सरफेस टेंशन है उसकी वजह से स्फीरिकल शेप मिलती है। तो कभी सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियस आपका स्फीरिकल होगा, लेकिन कभी सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी और इनर्शिया ऑफ मूविंग लिक्विड मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, तो उस इनर्शिया की वजह से जो स्फीरिकल शेप है वो हमारी इलिप्टिकल हो जाती है। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, तो उस वजह से जो लिक्विड ड्रॉप है
वो डिफरेंट शेप्स यहाँ पे लेती है। सरफेस टेंशन ऑलवेज ट्राई टू रिस्टोर द ड्रॉप टू इट्स स्फेरिकल शेप। तो जैसा मैंने बताया कि सरफेस टेंशन की वजह से ही जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो स्फीरिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन जो हमारे पास इनर्शिया है दैट कॉजेज द ड्रॉप टू एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन। लेकिन जो स्फीरिकल शेप में चेंज हमारे पास होता है वो इनर्शिया की वजह से हमारे पास होता है। तो जैसे हम किसी लिक्विड ड्रॉप को ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं, उसी तरह से हम किसी न्यूक्लियस को एक्साइट करते हैं, और एक्साइट करने पे हम क्या देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो है पर्टिकुलर साइड्स की तरफ जो मूव करते हैं, और उस वजह से हमारे पास जो है जो स्फेरिकल शेप है उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। तो न्यूक्लियर फोर्स वैसे ही है जैसे लिक्विड ड्रॉप में हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्स होती है। तो सरफेस टेंशन जिस तरह से किसी लिक्विड को स्फेरिकल शेप देने की कोशिश करती है, तो न्यूक्लियर फोर्स भी किसी न्यूक्लियस को ठीक उसी तरह से स्फेरिकल शेप में रखने की कोशिश करती है। लेकिन हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वहाँ पे रिपल्सन होती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूक्लियस को डिसरप्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप देने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एनालॉजी से बोल सकते हैं कि जैसे इनर्शिया की वजह से शेप आपकी डिसरप्ट होती है, मतलब इलिप्टिकल बनती है, उसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप देती है, लेकिन जो हमारे पास कूलम्ब फोर्स है प्रोटॉन के बीच में, वो न्यूक्लियस को इलिप्टिकल फॉर्म देने की कोशिश करती है। तो हम क्या बोलते हैं कि स्फेरिकल शेप जो आपकी एक तरह से डिस्टॉर्ट होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, लेकिन जो स्फेरिकल शेप किसी न्यूक्लियस की बनती है वो बनती है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इसीलिए इनर्शिया ऑफ न्यूक्लियंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप चेंज। तो जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के केस में इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो स्फेरिकल शेप को डिसरप्ट करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन यहाँ पे न्यूक्लियस की स्फेरिकल शेप को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, तो शेप चेंज हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। When a nucleus get distorted, the nuclear force counter both long range repulsive force and inertia of nucleon। तो जब न्यूक्लियस हमारे पास जो डिस्टॉर्ट होता है, मतलब उसकी शेप चेंज होती है, तो वहाँ पे हमें दोनों फोर्सेस के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है। तो रिपल्सिव फोर्स जो प्रोटॉन के बीच की है, और जो इनर्शिया ऑफ न्यूक्लियंस हमारे पास है। तो जैसे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के केस में हम इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें इनर्शिया ऑफ न्यूक्लियंस देखने को मिलता है, और साथ में रिपल्सिव फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन हैं उनके बीच में हमारे पास ये न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि न्यूक्लियस जब डिस्टॉर्ट होता है तो न्यूक्लियर फोर्स अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्स एंड इनर्शिया ऑफ न्यूक्लियन, तो उस केस में तो स्फेरिकल शेप होगी। लेकिन अगर न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले जो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन द प्रोटॉन और इनर्शिया ऑफ न्यूक्लियन है, अगर ये दोनों ज़्यादा होते हैं तो उस केस में न्यूक्लियस की जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। लेकिन कितना डिस्टॉर्ट होगी वो बोलता है इट डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट टू विच न्यूक्लियर फोर्स एक्ट टू काउंटर देम। तो न्यूक्लियर फोर्स उनको कितना कर काउंटर करती है, रोकती है शेप चेंज होने के लिए, उस चीज़ पे डिस्टॉर्शन डिपेंड करती है। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे कि डिस्टॉर्शन नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर डिस्टॉर्शन हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो दोनों फोर्सेस हैं हमारे पास, रिपल्सिव फोर्स और इनर्शिया ऑफ न्यूक्लियन, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर स्मॉल डिस्टॉर्शन हमारे पास होती है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स एक तरह से शेप चेंज को रोक रही है, और न्यूक्लियस एक तरह से हमारे पास एक्साइट होता है, और उससे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर
ऑसिलेशंस होती है, टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस। तो उस ऑसिलेशंस में हमारे पास जो है एनर्जी एक तरह से एमिट होती है, और वो एनर्जी जो एमिट होती है वो एमिट होती है हमारे पास गैमा रेज की फॉर्म में। तो जैसे हम किसी लिक्विड ड्रॉप को ऑसिलेट करते हैं तो ऑसिलेशंस पे हमारे पास जो उसमें शेप चेंज देखने को हमें मिलता है। लेकिन अगर हम किसी न्यूक्लियस को ऑसिलेट करें या उसकी डिस्टॉर्शन करें तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि वो न्यूक्लियस जो है, जब हम किसी न्यूक्लियस को एक्साइट करते हैं तो एक्साइट करने पे वो हमारे पास गैमा रेज एमिट करता है, मतलब कि एनर्जी सिंपली हमारे पास एमिट करता है। तो ऑसिलेट करने पे जो न्यूक्लियस होता है वो या तो पार्टिकल एमिट करता है या तो गैमा रेज एमिट करता है। लेकिन अगर डिस्टॉर्शन हम ज़्यादा ही उसको दे देंगे, तो जैसे एक लिक्विड ड्रॉप है हमारे पास, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेंगे तो वो लिक्विड ड्रॉप आपकी कई ड्रॉप्स में डिवाइड हो जाती है। तो जैसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन देने पे या ज़्यादा ऑसिलेट करने पे एक लिक्विड ड्रॉप कई स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स में टूट जाती है। तो उसी तरह से हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि अगर हम किसी न्यूक्लियस को ज़्यादा एक्साइट कर देते हैं तो वो न्यूक्लियस हमारे पास जो है ब्रेक हो जाता है। तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स उनको सरफेस टेंशन की तरह फोर्स दे रही थी, और वो न्यूक्लियस हमारे पास जो है एक तरह से उसके जो न्यूक्लियन थे वो न्यूक्लियस के अंदर ही थे या स्फीरिकल शेप थी हमारे पास। लेकिन जब हमने ऐसे न्यूक्लियस को एक्साइट किया तो एक्साइट करने पे एक स्फीरिकल न्यूक्लियस जो होता है वो इलिप्टिकल शेप का बनना शुरू हो जाता है। लेकिन और ज़्यादा हम एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा एक्साइटेशन बढ़ाने पे जो हमारे पास डिस्टॉर्टेड शेप है या इलिप्टिकल शेप है वो और भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा उसको एक्साइट करेंगे तो दो पार्ट्स में वो न्यूक्लियस हमारे पास जो टूट जाता है। तो एक पार्ट अलग होता है और दूसरा पार्ट हमारे पास अलग होता है, और इसी प्रोसेस को हम फिजन भी बोलते हैं। तो जैसे एक लिक्विड ड्रॉप एक्साइट करने से हमारे पास ब्रेक हो जाती है, तो न्यूक्लियस भी उसी तरह से ऑसिलेट या वाइब्रेट या एक्साइट करने पे उसके भी जो हमारे पास जो है पार्ट्स बन जाते हैं। तो कुछ न्यूक्लियन एक पार्ट के साथ चले जाते हैं, कुछ न्यूक्लियन दूसरे पार्ट के साथ चले जाते हैं। तो इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेस पे हम न्यूक्लियर फ्यूजन को डिस्क्राइब करते हैं।